बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ नुकसान में भी रह के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिए जा रही थी साल दर साल। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए थे जहां खोखली कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब देती थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला। ये स्कीम बनी ऐसी है कि जो सत्ता में बैठेगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। वो लाइसेंस राज, क्रोनी कैपिटलिज्म, शेल कंपनीज, काले धन को सफेद करने के तरीके, वो सब उतने ही बने हैं, शायद थोड़े बढ़ गए हैं। 2019 में पहली बार कॉमोडोर लोकेश बत्रा और अंजलि जी ने इस पे कागज निकाले थे आरटीआई द्वारा। तो दो चार चीजें उस समय पे सामने आई थी जो आज सच होके दिखने लगी हैं। दो चीज की इलेक्शन कमीशन और उस टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो वार्निंग दी थी सरकार को, जो सरकार ने अनदेखी कर दी थी। एक कि जिस तरीके की ये स्कीम है, इसमें खोखली कंपनियां पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डालने का रास्ता मिल जाएगा उनको, और वो डालेंगी। दूसरा कि वो पैसा सच में किसका होगा और कहां से आएगा, इसका हिसाब कोई नहीं रख पाएगा। उस टाइम तो अनदेखा कर दिया गया। 5 साल बाद जब अब ये कागज बाहर आए हैं तो इस सब चीजों की पुष्टि हुई है। उसके मैं कुछ उदाहरण जो हम लोगों को दिखे रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, मेरे कोलीग श्री गिरीश जलिहाल, तपस्या वगैरह ने जो निकाले हैं कागज, और ये निकलते हैं। एक तो जो एसबीआई ने फाइनली कागज दिए जोड़ने के कि किसने किसको बॉन्ड दिया, एक तो वो हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बनता है कि इन कंपनियों के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स हैं क्या, ये लोग क्या धंधा सच में करती थी, कहाँ करती थी, क्यों करती थी और किस लिए करती थी। उसको जोड़ के जो हम लोगों को समझ आया कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई मुनाफा नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ देती चली गई। इसका हम लोग तो यही अपने में अगर हम माने कि आप अपने लिए कुछ ना कमा रहे हो और अपना पेट काट के किसी और को पैसा देते चले, तो ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ बिना एक मुनाफा कमाए या बहुत कम मुनाफा कमाए नुकसान में भी रह के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिए जा रही थी साल दर साल। ऐसी कम से कम 16 कंपनियां हमने देखी जिसमें साफ जाहिर होता है कि उन कंपनियों को अगर पुराने नियम लगे होते तो वो 20 लाख रुपए से ज्यादा कभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साल में नहीं दे पाती, जबकि उन्होंने दिए 700 करोड़ से ज्यादा रुपए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए थे जहां खोखली कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। ऐसा भी साफ जाहिर हुआ कि कुछ कंपनियां हैं जिनका धंधा समझ ही नहीं आता। कहने को वो लॉटरी के धंधे में है या होटल का धंधा चला रही हैं, लेकिन अगर आप सच में उनके कागज टटोले तो आपको पता नहीं चलेगा वो पैसा आ कहां से रहा था। एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया और उसके अगेंस्ट सीएजी ने रिकॉर्ड्स पे लिखा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा गबन करती थी। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पैसे गबन किए, साल दर साल किए, उनकी इंक्वायरीज चलती रही। वो पैसा उनकी बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता था, वो उसमें से कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को चला जाता था। वो कंपनी कभी बंद नहीं हुई, उन कंपनी के ऊपर रेड्स भी हुई, और वो कंपनियां आप सोच सकते हैं किन पार्टीज को उन्होंने पैसे दिए। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने कई पार्टीज को पैसे दिए। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए हैं, अगेन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स देखने से ज्यादा साफ जाहिर होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब देती थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको इत्तेफाक भी मान सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, बट ये अचरज भरा देश होगा जहां इतना सारा इत्तेफाक हो रहा है कि इतनी सारी कंपनीज के रेड्स हो रही है, और रेड्स होने के बाद वो एक ही पार्टी को पैसा देने के लिए थोड़ी विचलित होती हैं। एक तरीके से थोड़ी आयरनी भी दिखी कि हमें लगता था कि कॉर्पोरेट थोड़ा अलग रहते हैं, बिजनेस से इतना डील नहीं करते, लेकिन इतना प्रेम कुछ कंपनियों में कुछ पार्टीज के लिए देखने को मिला कि शायद हम लोगों में आपस में इतना प्रेम नहीं होता है कि पार्टी कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन हजारों करोड़ का निकाल निकाल के पॉलिटिकल पार्टीज को चुपचाप चंदे में दिए जा रही है। अगर आप उन लोगों के मालिकों को देखें तो उनकी जिंदगियां ठीक है, कंपनियां खोखली हैं, लेकिन पैसा चले जा रहा है। तीसरा जो हमने बहुत अगेन एक पूरा ट्रेंड दिख रहा था कि कुछ किस्म के धंधे हैं जहां से पैसा बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है, और वो इस किस्म के धंधे हैं जहां पे सरकार से लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी होता है। तो ये पुराने जमाने में लाइसेंस राज और ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके एविडेंसेस
कि ऐसा अब हो रहा है और अभी भी चले जा रहा है, उतना ही प्रचलित है, वो सामने आने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कॉर्पोरेट्स के दिखे हैं। कुछ चीजें जो पहले भी पता थी वो कंफर्म हुई हैं कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला, जो शुरू से सब लोग, अंजलि जी, चोकर जी, सब बोलते आ रहे थे। ये स्कीम बनी ऐसी है कि जो सत्ता में बैठेगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि जबकि इसको एक सीक्रेट स्कीम बोला जा रहा था। ये कागज भी सामने आए, एसबीआई बहुत दिन तक झूठ बोलता है और जैसे प्रशांत जी ने बोला फाइनली सच बाहर आया कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखा होता था ये जानने तक कि वो किस टेलर पे, किस ब्रांच में, किस शहर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और किस टेलर ने किस ब्रांच में किस पॉलिटिकल पार्टी को वो फाइनली पैसा दिया। ये पूरा ऑडिट ट्रेल एसबीआई रखता था। ये एविडेंसेस भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बाहर निकाल के दिखाया कि स्टेट बैंक अपने पास ही नहीं रखता था। कुछ केसेस में स्टेट बैंक फोन करके वित्त मंत्रालय से पूछता था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या करें। एक खास केस आया जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ 15 दिन में इनकैश करने होते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंची स्टेट बैंक में और बोला कि ये पुराने हो गए लेकिन इस पर फिर भी आप हमें नकद दे दें। तो स्टेट बैंक ने वित्त मंत्रालय को फोन किया कि ये 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे पास पहुंचे हैं, वैसे तो खत्म हो चुके हैं पर इसका क्या करें। तो वित्त मंत्रालय ने रिकॉर्ड पे उनको बोला इस पार्टी को इनकैश करने दो। वो पार्टी भाजपा थी। तो उससे ये साफ हुआ कि ऐसा नहीं कि एसबीआई अकेले काम कर रहा था। एसबीआई पूरे इंस्ट्रक्शंस लेता था फिनेंस मिनिस्ट्री से हर कदम पे कि कहाँ ब्रांच खुले, कहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, कितने बिके, किस किस्म के बिके। ये पूरे डिटेल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वित्त मंत्रालय को देता था जब भी वित्त मंत्रालय उनसे मांगता था। ये चीजें पहले भी वाकिफ हम लोग थे इससे, लेकिन ये एविडेंसेस पिछले कुछ दिनों में बाहर आए हैं। साथ में जो एसबीआई ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत जी और चोकर जी के केस में जो लिखा, कई दिन तक जैसे प्रशांत जी बोले थे कि बोलते रहे कि 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। जब उन्होंने फाइनली अपना बयान दिया कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, साफ हो गया कि वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से बैंक के पास रखी थी कि वो चाहते तो पहले दिन के कुछ घंटों में ये सारा डेटा बाहर ला सकते थे। वो नहीं लाए और जब कल बाहर आया तो कई जर्नलिस्ट, जो हम में से कोई बैंकर है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उतने विद्वान है जितने बैंक एसबीआई में काम करने वाले, लेकिन एवरेज तौर पे, औसत तौर पे किसी को आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा उनको जोड़ के दिखाने के लिए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। ये भी सच है कि सिर्फ बीजेपी या भाजपा ने पैसा नहीं कमाया, कई रीजनल पार्टीज भी हैं, टीएमसी जैसी, जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है। लेकिन ये बात साफ है, दो चीजें बहुत साफ है कि जो स्कीम बनी थी वो केंद्र में सत्ता में जो होगा उसकी मदद करने के लिए ज्यादा बनी थी। दूसरा, ये स्कीम में पूरी गुंजाइश थी कि जो सत्ता में दिल्ली में होगा, अगर वो तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कई लोगों से जाने अनजाने अनचाहे पैसे ले सकता है बिना आपको और मेरे को पता चले। तो एक तरीके से जो हमारे क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा था उसको हम लोग सुनते थे कि खत्म हो गया है, उसके ऊपर से एक पर्दा हम लोगों के लिए एक पत्रकार के तौर पे वो उतरा और एविडेंसेस साफ आए कि कुछ कई चीजें एकदम बदली नहीं है। वो लाइसेंस राज, क्रोनी कैपिटलिज्म, शेल कंपनीज, काले धन को सफेद करने के तरीके, वो सब उतने ही बने हैं, शायद थोड़े बढ़ गए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।